गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक कवर करने वाले हैं वो उद्देशिका यानी प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर है। हम उद्देशिका को बहुत ही बारीकी से समझेंगे कि उद्देशिका क्या है और उद्देशिका भारतीय संविधान में क्यों ऐड की गई, इसके पीछे कारण क्या है, और इसके हर बारीकी को समझेंगे, इसके हर पहलू को समझेंगे। प्लस हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या रहा भारतीय संविधान में जोड़ने का। प्लस हम इसके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखेंगे कि प्रियम्बल को लेकर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या रहा है। हम इसके एक एक मीनिंग को समझेंगे और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड में किस कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले प्रियम्बल को लाया गया था। हम ये भी कोशिश करेंगे और एक यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रियम्बल को कैसे कवर करना चाहिए, एक इंडियन पॉलिटी के स्टूडेंट को हर टॉपिक कैसे कवर करना चाहिए, हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं प्रियम्बल यानी कि उद्देश्य। आपकी लाइफ में बहुत से उद्देश्य होंगे, जैसे आपको आईएएस बनने का एम होता है, किसी को डॉक्टर बनने का एम होता है, किसी को इंजीनियर बनने का एम होता है, किसी को जज बनने का एम होता है, किसी को डिफेंस में जाने का गोल होता है, किसी को पुलिस डिपार्टमेंट जाने का फोकस होता है। तो इसी प्रकार से हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बनाने का भी एक उद्देश्य था। तो आइए शुरुआत करते हैं उद्देश्य का। जैसा आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में जो उद्देश्य का वर्ड है इसका निक नेम है प्रीफेस, ठीक है। लेकिन अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल नाम देखा जाए तो इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशनल देखा जाए तो इसका नाम है आपका प्रियम्बल। यानी कि देखिए, जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो हमारा देश का संविधान बनना था, कोई एक आम किताब नहीं थी, एक भारत देश का कानून बनना था। इसलिए हम प्रियम्बल को एक रिस्पेक्टेड नाम से बुलाना जाना चाहिए। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने एक रिस्पेक्टेड नाम दिया जिसका नाम रखा उद्देशिका। एक्चुअली फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि हमारा हमारे संविधान निर्माणकर्ता थे उनका एक उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था कि संविधान लिखने का उद्देश्य, जो प्रियम्बल का मतलब होता है वो होता है संविधान लिखने का उद्देश्य। संविधान लिखने का उद्देश्य और साथ ही आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिर संविधान जब लिखा गया तो उसमें उद्देशिका को भी सम्मिलित किया गया। तो संविधान उद्देशिका का मतलब होता है संविधान लिखने का उद्देश्य। प्लस हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं का ये भी उद्देश्य था कि हमारे देश का राष्ट्र कैसा होगा, हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, हमारे देश के प्रत्येक कम्युनिटी को कैसे हमारी बेसिक नीड्स प्रोवाइड कराया जाए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, माइनॉरिटीज हो या आपका वुमेन्स हो। क्योंकि हमारे हर कम्युनिटी ने, हर वर्ग ने कहीं ना कहीं हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इसलिए हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने हर एक को बेसिक फुलफिल करने का प्रॉमिस किया था। जो हमारा संविधान ऐसा ड्राफ्ट किया जा रहा था कि जिसको हर कम्युनिटी को कुछ ना कुछ बेसिक नीड प्रोवाइड कराई जाएंगी। प्लस आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा संविधान सभा थी, अब संविधान सभा क्या होती है? संविधान सभा होती है कि एक चुनी हुई सभा जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर सभा बनाई गई थी, ठीक है, जिसमें विधानसभा से अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए मेंबरों को एक सभा बनाई गई थी। उनका वर्क था कि संविधान बनाने का कार्य था हमारा संविधान कैसा होगा, हमारे संविधान की रूपरेखा कैसी होगी, हमारे संविधान का लिखने का प्रोसेस क्या होगा, और साथ ही साथ हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हमारा मोटिव क्या है। और आपको यही बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान जो सभा लिख रही थी उनके दो कार्य थे। पहला संविधान लिखने का कार्य था, दूसरा देश को चलाने का। जैसे आज आप देख रहे हैं कि जैसे पार्लियामेंट वर्क कर रही है, इसी प्रकार उस समय भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी यही कार्य कर रही थी। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका मूल अर्थ होता है संविधान लिखने का उद्देश्य। आपको बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को ऐड किया गया था।
और लिखते और वहीं से हम लोगों ने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। तो चलिए उसके बाद में हम आपको एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक वर्ड के बारे में आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economical, political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring dignity of the individuals and unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and to give to ourselves this constitutions. तो ये हमारी पूरी संविधान सभा में उद्देशिका है। एक्चुअली फ्रेंड आपको बताना चाहूंगा कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसी को एज ए डिक्टो कॉपी किया गया था, जो हमारे उद्देशिका का एक आधार बना। आपको ये भी जानकर देना चाहूंगा कि उद्देशिका में बंधुत्व वर्ड नहीं था। हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट है ऑनरेबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, उन्होंने सजेस्ट किया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि इसमें बंधुत्व वर्ड को मैंने एक नया खंड जोड़ा है 21 फरवरी 1948 को। तो इस पर क्योंकि उस समय दंगे हो रहे थे देश में, उस वक्त हमारे देश की सिचुएशन बहुत खराब थी। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हो चुका था, जिसको लेकर जगह जगह दंगे हो रहे थे। इसको लेकर के हमारे गांधी जी ने उस समय सच में एक महात्मा का रोल अदा कर रहे थे। एक वन मैन आर्मी की तरह वो काम कर रहे थे और दंगों को रोकने का सबसे भरसक प्रयास अगर किसी ने किया है तो महात्मा गांधी ने। आज कुछ लोग गांधी पर उंगली उठाते हैं, गांधी ने कुछ नहीं किया, गांधी जी ने ये नहीं किया, गांधी ने वो नहीं किया। अरे गांधी जी ने वो किया जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। अभी हमारी आप पे कैपेबिलिटी नहीं है उस महापुरुष को जांचने की, उसके पास क्या नॉलेज था, उसके पास क्या फिलॉसफी थी। अभी हम लोग उतने कैपेबल नहीं हैं। तो हम टॉपिक पे आते हैं। एक्चुअली आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक जीवंत कॉन्स्टिट्यूशन है। जीवंत कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें प्रियम्बल और एक बहुत बड़ा मेजर रोल अदा करती है, मेजर रोल अदा करती है। अब आपको बताना चाहूंगा कि उद्देश्य का जो मैंने अभी पढ़ा आपको, अब मैं बताना जा रहा हूं एक एक वर्ड को। देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब होता है कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग क्या हैं? एक सॉवरेन है, सिर्फ भारत के लोग सॉवरेन, ना कि सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सोशलिस्ट कौन है? भारत की जनता, एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कौन है? सिर्फ भारत की जनता। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल भारत की जनता है, और जो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, नेचर ऑफ द पॉलिटी है, वो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949। आखिरकार जब हमारा पूरा संविधान बन के रेडी हो चुका था, 26 नवंबर को संविधान को लागू कर दिया गया था, तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी को हम लोग क्यों सेलिब्रेशन करते हैं? इसके पीछे एक रीजन ये है कि 1930 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, स्टार्ट होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और ये जो कॉन्फ्रेंस था ये
26 जनवरी 1931 को खत्म हुआ था। इसी दिन हम लोगों ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की ऑफिशियली डिमांड की थी ब्रिटिशर्स से। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस मनाया था। और आपको बताना चाहूंगा कि वास्तविक रूप से हम लोग रिपब्लिक कब हुए हैं, 26 जनवरी 1950 के, क्योंकि उस दिन हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट था वो इलेक्टेड मेंबर था, ना कि हायरकी मेंबर थे। 4 टूल्स हैं, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं कि 4 टूल्स हैं प्रियम्बल के। पहला है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। एंड आपको बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और जो डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो है 26 नवंबर 1950 को। तो मैं आपको अब एक एक टर्म बताने जा रहा हूं कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, एंड सेक्युलर मतलब क्या होता है, एंड डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, एंड रिपब्लिक मतलब क्या होता है। तो पहले मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं सॉवरेन वर्ड। सॉवरेन आपने देखा होगा कि हमारे गांव में पंचायत इलेक्शन होते हैं, उसमें महिलाएं इलेक्शन जीत जाती हैं, लेकिन महिलाएं डिसीजन नहीं ले पाती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड डिसीजन ले पाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सॉवरेन नहीं है। प्लस मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं, जब आप छोटे होते हैं तो आपके खाने का डिसीजन, आपके पहनने का डिसीजन, दोस्त कैसे होंगे उसका डिसीजन, और अन एटमॉस्फेयर आपके पापा डिसाइड करते हैं, आई मीन फादर डिसाइड करते, ना कि आप। लेकिन वही जब आप बड़े हो जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, तो आप अपने खुद डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आप उस वक्त इंडिपेंडेंस होता है, सॉवरेन होते हैं। इसी प्रकार हमारा जो देश था वो ब्रिटिश के गुलाम था, उससे हमारा देश सॉवरेन नहीं था। जो हमारे जो ब्रिटिशर थे वो इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेते थे। हमारे देश की जनता इसी डिमांड को लेकर के हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ, जिसमें हम लोगों ने विक्ट्री पाई और ब्रिटिशर्स को हम लोगों ने यहाँ से भगा दिया, और हमने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद में हम एक सॉवरेन कंट्री बन गए। एक्चुअली सॉवरेन का मतलब होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस। सॉवरेनिटी का सीधा सा मतलब होता है कि हम अपने आंतरिक और बाह्य डिसीजन खुद लेंगे। हमारे ऊपर कोई फॉरेन पावर ये कंट्रोल नहीं करेगी कि आप हमारे अकॉर्डिंग जजमेंट चेंज कीजिए। नहीं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉवरेन बॉडी है और वो इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन खुद लेती है। आजकल आप देख रहे हैं कि सॉवरेन लड़ाई बहुत सी कंट्री लड़ रहे हैं, जिसमें से पहला ताइवान एक छोटा सा द्वीप है जो चाइना बार बार उसको छीनने की कोशिश करता है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ले नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं ताइवान एक सॉवरेनिटी लड़ाई लड़ रहा है। अभी हाल ही में यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, जिसमें यूक्रेन अपनी सॉवरेनिटी लड़ाई लड़ रहा है। एक्चुअली रशिया है वो जो यूक्रेन है वो नाटो लाना चाहता है, हमारे देश में यूक्रेन लाना चाहता है, बट रशिया को इससे प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन भी सॉवरेनिटी लड़ाई लड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका भी कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि चाइना डेप्थ पॉलिसी थ्रू एंड कार्टोग्राफी एग्रेशन थ्रू कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका के इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन में। इसको लेकर के हमारे ग्लोबल कम्युनिटी कई बार इसको लेकर कभी वार्न किया है चाइना को कि आप इस टाइप की एक्टिविटी मत कीजिए। लेकिन चाइना डेप्थ पॉलिसी प्लस कार्टोग्राफी एक्शन थ्रू कई कंट्रियों को पंगु बना चुका है। साथ ही एक डिमांड ये भी उठती आई है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे, एक्चुअली जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे भारत में, तो उन्होंने एक खेल संगठन बनाया था। जितने भी उनके गुलाम देश थे उनको एक खेल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ताकि जितने हमारे गुलाम देश है वो उस खेल में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो डिमांड हुई कि क्या हम कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के हम सॉवरेन हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि
कि कॉमनवेल्थ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब उस पर हम एक तो इस पे हम उसको हम विड्रॉ भी कर सकते हैं और उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ कहा था कॉमनवेल्थ गेम्स लेकर के कि हम अपनी स्वेच्छा से उसमें जुड़ सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के, और उससे बाहर भी हो सकते हैं। अब एक सवाल और मुद्दा कई बार उठ चुका है कि यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, क्या ये कहने की हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन को इनके कंट्रोल कर रहे हैं? तो इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक ग्लोबल कम्युनिटी के लेकर काम कर रहे हैं, न कि देश की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार अपना ओपिनियन दिया कि नहीं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनका कहने का काम है ग्लोबल हेल्प एंड ग्लोबल कोऑपरेटिव। इससे हमारी देश की सॉवरेनिटी नहीं खतरे में नहीं है। तो ये हो गया आपका सॉवरेन वर्ड। अब मैं आता हूं आपको समझाता हूं कि सोशलिस्ट वर्ड क्या है। एक्चुअली आपको पता होगा जब हमारा देश आजाद हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ओपिनियन था कि हम देश में समाजवाद लाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि भारत के एवरी रिसोर्स पर गवर्नमेंट कंट्रोल होगा और इस यहाँ पर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ओपन नहीं होगा, चाहे आपका हॉस्पिटल्स हो, कॉलेज हो, बस हो, कम्युनिकेशन हो या कोई भी चीज़ हो। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। जब हमारे देश में एक्चुअल मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट की, जहाँ प्राइवेटाइजेशन भी था और गवर्नमेंटाइजेशन भी था। तो इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ओपिनियन दिया कि देखिए हमारा जो सोशलिस्ट नेचर है वो कोई एक मीन्स नहीं है, एक गोल है। देश में भुखमरी, गरीबी और जो पिछड़े लोगों को कैसे उनका सपोर्ट किया जाए, कैसे उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड कराया जाए, सोशलिस्ट का मतलब ये होता है। और प्लस हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट किसी के रिसोर्स को छीनेगी नहीं। एक डेमोक्रेटिक के थ्रू गवर्नमेंट जो रिच फैमिली है उनसे इनकम टैक्स थ्रू उनसे पैसा लेगी और जो गरीब हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर कहा कि ये कोई एक सिस्टम नहीं है, ये कोई एक विचारधारा नहीं है, ये कोई जबरदस्ती छीनने वाली चीज नहीं है कि हम सोशलिस्ट थ्रू अमीर लोगों का पैसा छीन गरीब को बांट दें। नहीं, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक लीगली थ्रू हम टैक्स कलेक्शन करेंगे और पुअर लोगों को डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे। और आपको पता होगा कि रशिया एक बेहतरीन एग्जांपल्स है सोशलिज्म का। एक्चुअली जब 1917 में जब रशिया में रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पर सोशलिज्म अडॉप्ट किया गया और वहीं पर एक 3 वर्ड जोड़े गए, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। ये रशिया रेवोल्यूशन से वर्ड लिए गए हैं। और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये वर्ड लिए गए हैं फ्रांस की रेवोल्यूशन से। तो इस प्रकार से हमारा जो सोशलिस्ट वर्ड है वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सेक्युलर वर्ड पे। आपको बताना चाहूंगा कि सेक्युलर वर्ड का मतलब होता है कि नो स्टेट नो स्पॉन्सर्ड एनी रिलीजन्स, यानी कि स्टेट किसी भी रिलीजन को स्पॉन्सर नहीं करता है। एक्चुअली आपको मैं एक थोड़ा सा सिंपल सा एक बेसिक बताना चाहता हूं कि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष। एक्चुअली क्या है कि बहुत सी ऐसी भ्रांतियां हैं कि भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नहीं, भारत हमारा एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब ये होता है कि भारत में कोई भी पंथ को सरकार किसी एक का सपोर्ट नहीं करेगी, सरकार सभी का सपोर्ट करेगी। और आपको ये बताना चाहूंगा कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मतलब ये होता है कि देखिए धर्म का मतलब होता है कर्तव्य यानी ड्यूटी। एक चीज बताइए कि क्या ड्यूटी, क्या कर्तव्य बगैर कोई देश चल सकता है? क्या कोई फैमिली चल सकती है? क्या कोई घर चल सकता है? नहीं। देखिए पिता का धर्म होता है कि बच्चों को पालना, इसलिए उसका पितृ धर्म हो गया। हमारा एक होता है पुत्र धर्म होता है, एक होता है माता धर्म होता है, एक होता है शिक्षक धर्म होता है, एक होता है देश धर्म होता है, एक होता है राष्ट्र धर्म होता है। इस प्रकार से हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हमारा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। और हमारा जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है वो कैसा नेगेटिव है, जैसा आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले भी हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में 15, 16, 25, 26, 27, 28 एंड 29
जो आर्टिकल हैं ये कहीं ना कहीं हमारे सेक्युलर वर्ड को ऐड करते हैं और आपका सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1917 थ्रू प्रियम्बल में ऐड किए गए हैं। ऐड किए गए हैं। प्लस एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में हमारा जो स्टेट है, सुप्रीम स्टेट है, वो नेगेटिव मतलब कि सेक्युलर को मानती है। एक्चुअली आपको पता होगा कि ट्रिपल तलाक एंड सबरीमाला टेम्पल ये दो मुद्दे ऐसे थे जिन पर सुप्रीम और हमारा जो स्टेट है वो एक्शन लेना चाह रहा था, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के थ्रू हम नहीं ले पा रहे थे। तो इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, अगर किसी व्यक्ति की गरिमा प्लस उसके राइट्स, उसके अगर अधिकारों का हनन करोगे, उसके अगर आप उसको अगर डिग्निटी के थ्रू हनन करोगे तो आप मतलब स्टेट इंटरफेयर करेगा। इसको लेकर के आपको पता होगा कि ट्रिपल तलाक और सबरीमाला टेम्पल में वुमेन एंट्री स्टार्ट हो गई और ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया। और बाकी का जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।